Dear students, in our last lecture, we discussed about the origin and development of law of torts in England. Today, we are going to discuss about origin and development of the law of torts in India. भारत में अपकृत्य विधि की उत्पत्ति या उद्भव, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हेडिंग को, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया, भारत में अपकृत्य विधि। The law of torts in India is generally based on the English law of torts. भारत में अपकृत्य विधि सामान्यतया अंग्रेजी अपकृत्य विधि पर आधारित है, बेस्ड है। बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके पहले क्या पोजीशन थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के संबंध में। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत ही अनसेटल्ड एंड अर्ली कंडीशन में थी, बहुत ही अस्त व्यस्त बिखरी हुई थी, तथा साथ ही साथ प्रारंभिक दशा में थी, प्राइमरी स्टेज में थी। चूंकि इंडियन लीगल सिस्टम अंग्रेजों की देन है, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, पार्लियामेंट्री लीगल सिस्टम या क्रिमिनल लॉ या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा, सभी इंग्लिश लीगल सिस्टम की ही देन है। इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स को भी इंडिया में स्वीकार किया गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि टॉर्ट से रिलेटेड लॉज सेपरेटली कब एग्जिस्टेंस में आई, अपकृत्य संबंधी विधियां पृथक रूप से, अलग रूप से कब अस्तित्व में आई थी। तो इस ब्रांच अर्थात टॉर्ट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इन 1616 यानी 1616 में मुगल एम्परर जहांगीर के रिजीम में सर थॉमस रो नामक एक एम्बेसडर इंडिया में आया था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर था, निदेशक था। उसने मुगल एम्परर जहांगीर से 3 डिमांड किए, यानी उसने मुगल बादशाह जहांगीर से सर थॉमस रो ने 3 मांगे मांगी। पहली मांग थी उसकी, थॉमस रो की, कि अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश करने की फैसिलिटी दी जाए, अर्थात अंग्रेजों को रहने की फैसिलिटी दी जाए, सुविधा दी जाए। दूसरी उसकी मांग थी अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने दी जाए, अपनी फैक्ट्री स्थापित करने दी जाए। और लास्ट जो मांग थी, तीसरी मांग थी, वह थी कि अंग्रेजों को बाई हिज ओन लॉ, अपने कानून के द्वारा गवर्न होने दिया जाए, शासित होने दिया जाए। इन तीनों मांगों को मुगल बादशाह जहांगीर ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अर्थात इन डिमांड्स को जहांगीर ने क्या किया, पूरा किया, तथा अंग्रेजों को अपने लॉ के द्वारा गवर्न होने की परमिशन प्रदान कर दिया। इस प्रकार सिविल लॉ के द्वारा अंग्रेजों के प्रोसीडिंग में डिसीजन होते थे, यानी जो भी अंग्रेजों के सिविल मैटर्स होते थे वे सिविल लॉ के द्वारा, यानी अंग्रेजों का जो सिविल लॉ था, इंग्लैंड में जो लागू थी विधियां थी, उसके आधार पर भारत में भी डिसीजन होने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट्स को लेकर आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपकृत्य विधि को भारत में लाया। इंडिया में सबसे पहले 18th सेंचुरी में प्रेसिडेंसी नगरों
अर्थात कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में मेयर कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। इसमें कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज ही जज होते थे। जो कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी थे वही इस मेयर कोर्ट में जज होते थे, न्यायाधीश होते थे। अंग्रेजों के सभी सूट्स इन्हीं मेयर कोर्ट द्वारा डिसाइड होते थे। मेयर कोर्ट्स के सभी मेंबर एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी होते थे और ये सभी अंग्रेज होते थे, यानी भारतीय इसमें कोई नहीं होता था, बल्कि सारे के सारे इसके मेंबर अंग्रेज ही होते थे। और ये मेयर कोर्ट्स इंग्लैंड के कॉमन लॉ एंड लॉ ऑफ इंग्लैंड के अनुसार, इंग्लैंड की विधियों के अनुसार जस्टिस करते थे, न्याय करते थे। ये मेयर कोर्ट जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस के बेसिस पर डिसीजन करते थे। जो ये मेयर न्यायालय थे वे न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के आधार पर निर्णय करते थे। यहाँ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस की मीनिंग इंग्लिश स्टैट्यूट से लगाया जाना चाहिए, जो इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ करती थी, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हुआ करती थी। इसलिए कहा जा सकता है कि इंडियन कंडीशन के अनुसार लॉ ऑफ टॉर्ट्स को भी इंडिया में लागू किया गया, यानी जो भारतीय परिस्थितियां थी उसके अनुसार अंग्रेजों की जो विधि व्यवस्था थी उसको भारत में लागू किया गया। कुछ समय के बाद 1774 में 1774 में इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में अर्थात कलकत्ता, मद्रास, बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इनको भी इस प्रकार से जुरिस्डिक्शन प्रदान किया गया, अधिकारिता प्रदान की गई। आगे चलकर इन नगरों में सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर हाई कोर्ट स्थापित किए गए, किंतु इंग्लैंड की कॉमन लॉ से रिलेटेड लॉ पहले की तरह जारी रहा, यानी इंग्लैंड में जो कानून लागू होते थे वहाँ भारत में भी भारत की परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाता रहा। 1833 में चार्टर एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। परंतु इस एक्ट द्वारा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस के बेसिस पर ही इंग्लिश लॉ को लागू किया गया, कोई नया कानून नहीं बनाया गया। 1834 में ही फर्स्ट लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1834 में ही प्रथम विधि आयोग को गठित किया गया था, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। आप आईपीसी में भी इनका नाम पढ़े होंगे। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश लॉ से ही इंस्पिरेशन लेकर, उससे प्रेरणा लेकर क्रिमिनल लॉ का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, यानी इंडियन पेनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। वहीं पर्सनल लॉज, यानी जो स्वीय विधियां थी, व्यक्तिगत विधियां थी, उनमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ इन फोर्स थे। फॉर एग्जांपल मैरिज से रिलेटेड या सक्सेशन, कास्ट और रिलीजियस यूसेज, यानी जाति या धार्मिक परंपराओं से संबंधित जो थी व्यक्तिगत विधियां थी, यानी पर्सनल लॉज थे, उनमें ये लागू होते थे। एज यू नो दैट कि 1857 में स्वतंत्रता का मूवमेंट हुआ। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, यानी जो 1857 का स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, शासन था, वह ब्रिटिश क्राउन में वेस्टेड हो गया, निहित हो गया।
1858 में 1858 में लॉर्ड विलियम वाइंटिक को इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को वापस ले लिया गया। यानी अब शासन कौन चला रहा था 1858 से? अब ये शासन क्राउन के हाथों में आ गया था, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन इसने भी इंग्लिश लॉ को ही भारत में लागू किया। 1861 में हाई कोर्ट की स्थापना के बाद भी इंडिया में इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल ही लागू किए गए, परंतु फाइनल डिसीजन जुडिशरी के द्वारा किया जाता था, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार स्वतंत्रता के पूर्व बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया में इंग्लिश लॉ उसी प्रकार उसी सीमा तक विस्तार किए गए जिस सीमा तक इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग थे। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पश्चात, यानी जब हम स्वतंत्र हो गए, यानी जब हमारा संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके पश्चात क्या स्थिति बनी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के संबंध में? तो इस संबंध में आर्टिकल 372 के अंतर्गत यह प्रोविजन है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 372 के अंतर्गत यह प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने के पहले जो इंग्लिश लॉज मान्य थे, लागू थे, वे आज भी लीगल माने जाएंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 372 ऐसा कहता है। और साथ साथ यह भी कहता है कि बशर्ते कि वह कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर या जुडिशरी द्वारा उसे समाप्त न कर दिया गया। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने के पहले जो इंग्लिश लागू होते थे वह आज भी लागू होंगे, बशर्ते कि उसे हमारे जो सक्षम विधायिका है, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर है, या हमारी जो जुडिशरी है उसने उसको समाप्त न कर दिया। चूंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कोर्ट द्वारा क्रिएटेड लॉ है, सृजित विधि है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आने की डेट पर जो भी लॉज या रूल्स इंग्लैंड में लागू थीं अब भी लागू होंगी, जब तक कि उसे हमारी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर या जुडिशरी द्वारा समाप्त न कर दिया जाए। Even after independence, Indian courts have generally followed law of torts which prevails in England. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामान्यतः भारतीय न्यायालय इंग्लैंड में प्रचलित अपकृत विधि का ही अनुसरण करते हैं। But while applying a rule, they always keep in mind that the rules must be reasonable and suitable to Indian conditions. परंतु किसी नियम को लागू करते समय यह ध्यान रखते हैं कि नियम रीजनेबल है, युक्त है तथा भारतीय दशाओं या परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। A departure was made when any particular rule was found unreasonable or unsuitable to Indian conditions. जब कभी भारतीय न्यायालय पाते हैं कि कोई विशिष्ट नियम अयुक्त है अथवा भारतीय दशाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उससे अलग नियम प्रतिपादित करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। एक केस यहाँ नोट कर सकते हैं हम, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट 1086। यह केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिसे हम आगे देखेंगे। यहाँ केवल हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के डेवलपमेंट के संबंध में जो बातें इस केस में कही गई उसी को केवल डिस्कस करेंगे।
In this case, Justice P.N. Bhagwati held that, इस केस में जस्टिस P.N. भगवती ने कहा कि we cannot allow our judicial thinking to be conscripted by reference to the law as it prevails in England, or for the matter of that in any foreign country. We no longer need the crutches of a foreign legal order. We are certainly prepared to receive light from whatever sources it comes, but we have to build up our own jurisprudence. इस मामले में जस्टिस P.N. भगवती ने कहा कि इंग्लैंड या किसी विदेशी देश में जो विधि प्रचलित है उसके आधार पर हम अपने न्यायिक विचार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। हमें अब विदेशी विधिक व्यवस्था की बैसाखियों की आवश्यकता नहीं है। जिस स्रोत से भी प्रकाश हमें मिलेगा उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं हम, परंतु हमें अपना विधिशास्त्र निर्मित करना है। कहने का तात्पर्य है कि जस्टिस भगवती ने यह कहा कि अब हम पश्चिम की तरफ नहीं देखेंगे, यानी इंग्लैंड की तरफ नहीं देखेंगे, यानी इंग्लैंड में जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है उसी के आधार पर हम केवल डिसीजन नहीं देंगे, बल्कि हम अपना स्वयं का प्रिंसिपल ले डाउन करेंगे। इस केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का पूर्ण दायित्व का प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था जस्टिस भगवती द्वारा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी के संबंध में न्यायालय ने कहा कि हम इंग्लैंड की विधियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, हमें अपना स्वयं का विकास करना है, अपने देश की विधियों का स्वयं विकास करेंगे। हम उसको इंग्लिश ला के मानने के लिए बाध्य नहीं है, हम उसकी बैसाखी पे सहारे चलने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि वी इन इंडिया कैन नॉट होल्ड आवर हैंड्स बैक and I venture to evolve a new principle of liability which English courts have not done. हम भारत में अपने हाथ बांध कर नहीं रह सकते। जस्टिस भगवती ने कहा कि वह एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित करने का साहस कर रहे हैं जिसे अंग्रेजी न्यायालयों ने भी नहीं किया है। यानी जो प्रिंसिपल दिया वह एब्सोल्यूट लायबिलिटी का दिया, पूर्ण दायित्व का दिया, जो कि इंग्लिश लॉ में यह प्रिंसिपल नहीं था। वहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल था, जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का एक केस है, आगे बताएंगे। तो उस केस को इसे वहाँ जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, उसको बदलकर भारत में क्या कर दिया, इस केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कोर्ट ने ला दिया। इस प्रकार इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं तो यह दिखाई देता है कि भारत में अपकृत्य विधि अभी भी अविकसित है। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया इज स्टिल अनडेवलप्ड। नथिंग इज बीइंग डन टू डेवलप दिस ब्रांच ऑफ लॉ। विधि की इस शाखा का विकास करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। Delays inherent in India's judicial system, High Court fee for filing tort claims, lack of legal awareness, etc., are some of the main reasons which are responsible for this state of affairs. भारतीय न्यायिक प्रणाली में वाद निस्तारण में विलंब, अपकृत्य से संबंधित दावे दायर करने में अत्यधिक न्यायालय फीस, कानूनी जागृति का अभाव आदि इस दशा के कुछ कारण हैं। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस। भारत में अपकृत्य विधि न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग अपॉन इंडियन कोर्ट्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंग्रेजी निर्णय भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है।
दे आर ओनली फॉर परसुएसिव वैल्यू, उनका केवल अनुकरणीय या अनुनयी महत्व है। बट दे हैव बीन जनरली फॉलोड, परंतु सामान्यतया उनका अनुसरण किया जाता है। While most other branches of law have been codified, the law of torts has been ignored, and as yet there is no code of this branch of law in India. भारत में विधि की अन्य शाखाओं का संहिताकरण हुआ, कोडिफिकेशन हुआ है, परंतु लॉ ऑफ टॉर्ट्स की अवहेलना की गई है, अपकृत्य विधि की अवहेलना की गई है। Some parts of the law of torts have, however, been codified by statutes relating to particular branches of law. अपकृत्य विधि में अपकृत्य विधि के केवल कुछ ही भागों का संहिताकरण किया गया है, सच एज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, फाइटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, इसी प्रकार एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट, नियोजक दायित्व अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर यान अधिनियम, उसी प्रकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, एटसेट्रा एटसेट्रा, तमाम सारे अधिनियम या एक्ट बनाए गए हैं। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के संबंध में कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, तो यानी लॉ ऑफ टॉर्ट आज भी क्या है, अनकोडिफाइड लॉ है, जिसका संहिताकरण नहीं किया गया। तो जब हम इसके डेवलपमेंट को देखते हैं, इसके विकास के क्रम को देखते हैं, तो कुछ कमियां नजर आती हैं। वह कमियां क्या हो सकती हैं, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं उन कमियों को, कि पहली कमी कम विकसित होने के पीछे क्या कारण रहा है। तो पहला कारण है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूकता का या चेतना का अभाव। दूसरा कारण रहा है इलिटरेसी, अशिक्षा, यानी शिक्षा की कमी भी एक रीजन है, एक कारण है जिसके कारण लॉ ऑफ टॉर्ट का डेवलपमेंट कम हो पाया है भारत में। तीसरा कारण पॉवर्टी, गरीबी, जिसके कारण लोग कोर्ट में छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं जा पाते। चौथा रीजन हो सकता है त्रुटिपूर्ण न्यायिक व्यवस्था, डिफेक्टिव जुडिशियल जो सिस्टम है, यानी हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि एक केस बहुत लंबे समय तक चलता है, यानी न्याय की जो जुडिशियल जो सिस्टम है वह बहुत ही विलंबकारी है। तो यह भी एक कारण है, यानी त्रुटिपूर्ण है, डिफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम है हमारा। और जो पांचवा कारण है कम विकसित होने का, वह नॉन कोडिफिकेशन, संहिताकरण का अभाव या असंहिताकरण है, यानी इसका कोडिफिकेशन नहीं किया गया है। यह भी एक रीजन है, यह भी एक कारण है कम विकसित होने का। तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स का डेवलपमेंट भारत में जब देखते हैं, इंडिया में जब देखते हैं, तो इसका विकास का जो क्रम है बहुत धीमे रहा है, बहुत स्लो रहा है, और आज भी जिस तरह से विकसित होना चाहिए उस तरीके से इसका विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट इसका नहीं हो पाया है, और आज भी हमारा यह लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ के रूप में मौजूद है। धन्यवाद।